नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 मार्च 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, नीति आयोग ने प्रपोज किया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2024। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, सरकार ने टारगेट सेट किया है कि एसेट सेल्स के थ्रू, यानी जो सरकारी एसेट्स हैं, वो सरकारी एसेट्स आपकी प्राइवेट, अपनी जो सरकारी कंपनीज है उनके शेयर्स भी हो सकते हैं, वो सरकारी एसेट्स सरकार की ज़मीन भी हो सकती है, सरकार के स्टेडियम्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बेचने के थ्रू और रेंटिंग के थ्रू 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को जुटाने। तो मोनेटाइज करेगी सरकार अपने एसेट्स, जिसमें सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन पाइपलाइंस, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइंस गलत बोल दिया, ऑयल और गैस पाइपलाइंस, टेलीकॉम टावर्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। इन सब एसेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ये एसेट्स 8 मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं और इन एसेट्स को सेल करके सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाने के चक्कर में, इन एसेट्स में रेलवेज भी आते हैं। तो यहाँ पे जो कोर सेक्टर एसेट्स हैं जिनको सरकार बेचने की बात कर रही है, तो यहाँ पे सरकार प्लान कर रही है 150 पैसेंजर ट्रेन सरकार यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को देने वाली है। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जॉइंट वेंचर के साथ दिल्ली का एयरपोर्ट चलाती है, मुंबई का एयरपोर्ट चलाती है, बैंगलोर का एयरपोर्ट चलाती है, हैदराबाद का एयरपोर्ट चलाती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन जॉइंट वेंचर्स के साथ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद के एयरपोर्ट चलाती है, उन जॉइंट वेंचर्स की इक्विटी स्टेक्स को सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी, जिससे सरकार को पैसा मिलेगा। सरकार के पास जो स्टेडियम्स हैं वो सरकार बाहर प्राइवेट सेक्टर को बेचेगी, या आप कह सकते हो रेंट पे उठाएगी। इस प्रकार से नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2024 तक चलेगी, सरकार अपने एसेट्स को बेच के या रेंट पे चढ़ा के पैसा उठाने वाली है। और इसके लिए एक कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज फॉर एसेट मोनेटाइजेशन लास्ट मंथ बिल के बैठ के बातचीत भी कर चुके हैं। वो लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से एसेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है 2021-22 टाइम पीरियड के लिए। क्योंकि ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 21-24 में चल रही है, तो पहले 21-22 का होगा, फिर 22-23, फिर 23-24। पिछले 2 साल से सरकार इस बात को प्लान कर रही है कि कैसे हम लोग एसेट सेल करें और कैसे एसेट सेल से पैसे बनाएं। लेकिन रिसेंटली के बजट जो आया था 2021-22 का, उसी में निर्मला सीतारमन जी ने इस एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करने की बात की है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी और जो प्रेजेंट की रूलिंग सरकार है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड हो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो। उनको ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, इससे सरकारी एसेट्स का मोनेटाइजेशन होगा, सरकार को पैसा मिलेगा और सरकार उस पैसे को वेलफेयर और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगा सकती है। और ये सब चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि पिछले 1-2 सालों में देखने को मिला है कि सरकार के टैक्स रेवेन्यू घट रहे हैं और सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रही है। अगर एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2021-22 का देखें, तो रेलवेज में 50 स्टेशन और 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन को या तो रेंट पे देंगे या बेचेंगे, उससे सरकार को 90,000 करोड़ मिलेगा। टेलीकॉम में बीएसएनएल, एमटीएनएल और भारत नेट के एसेट्स को बेचेंगे तो 40,000 करोड़ रुपए मिलेगा सरकार को। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में रोड लेंथ ऑफ 7,000 किलोमीटर को लीज आउट करेंगे तो 30,000 करोड़ रुपए मिलेगा सरकार को। पावर सेक्टर में ट्रांसमिशन एसेट्स पावर ग्रिड के डिप्लॉय करेंगे तो 27,000 करोड़ रुपए मिलेगा सरकार को। स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के थ्रू 20,000 करोड़ रुपए मिलेगा सरकार को। सिविल एविएशन में 13 एयरपोर्ट्स ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्टेक है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद प्रोजेक्ट्स में एयरपोर्ट में, उसका जो स्टेक है उसको बेचेंगे तो 20,000 करोड़ रुपए मिलेगा सरकार को। पाइपलाइन गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल की बेचेंगे 17,000 करोड़ रुपए मिलेगा सरकार को। शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवेज की 30 बर्थ। आप बोलोगे बर्थ क्या होता है। बर्थ एक पूरा का पूरा कंटेनर टर्मिनल समझ सकते हो। जब भी आप किसी पोर्ट में जाओगे ना, वहां पे वो जगह जहां से सामान शिप में लोड किया जाता है, शिप से नीचे उतारा जाता है, उसको बोला जाता है बर्थ। ऐसी 30 बर्थ को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाएगा, जिससे 4,000 करोड़ रुपए मिलेगा सरकार को। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में न्यूज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना, इसको बिल्कुल मत भूलना। तो दिल्ली भाई मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। याद रखिए, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली नहीं है, वो होटन है। अभी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। ऑन एंड ऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की और दिल्ली की परफॉर्मेंस 2020 में 2019 के रिस्पेक्ट में, पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में थोड़ी स्टेबलाइज हुई है। पर्टिकुलेट मैटर लेवल 2.5
2020 में थोड़ा कम था 2019 से। ये किसने बोला है? ये IQ एयर नाम के एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी ने बोला है कि जो स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, इट स्पेशलाइजेस इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स एंड डेवलपिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। दिल्ली के पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लेवल अगर देखा जाए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 2019 में दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल था 98.6 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब PM 2.5 का। 2020 में पहुंच गया है 84.1 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, लॉकडाउन लगा तो ऑब्वियसली बात है 2019 का 98.6 का जो लेवल है वो 2020 में 84.1 पे आ गया है। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो 2019 में इंडिया का पॉल्यूशन लेवल PM 2.5 का था 58.1 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, जो कि 2020 में 51.9 पे आ गया है, तो ठीक ठाक कम हुआ है। इंडिया थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन गया 2020 में वन कंपेयर टू 2019। इंडिया से ऊपर पॉल्यूशन में कौन है? तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में PM 2.5 के लेवल्स इंडिया से ज्यादा थे 2020 में। चाइना की रैंक थी 11। अगर आप 2019 की बात करो तो 2019 14वें नंबर पे था चाइना। 2020 में चाइना थोड़ा ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, 11वें नंबर पे आ गया। 2020 की रिपोर्ट में 106 कंट्रीज का इवैल्यूएशन किया गया। दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी किसे बताया गया है? तो होटन नाम का शहर है चाइना में, इसको सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड बताया गया है। यहाँ पे PM 2.5 के लेवल्स हैं 110.2 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। उसके बाद आता है नंबर गाजियाबाद का। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, इसका PM 2.5 का लेवल क्या है? 106। दुनिया की 14 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में 13 इंडिया में है। ठीक है, भले ही एक पैंडेमिक ईयर था 2020, उसके बाद भी इंडिया में पॉल्यूशन की वजह एक बहुत सीवियर रही है, एग्रीकल्चरल बर्निंग। एग्रीकल्चरल बर्निंग हुई है जिसकी वजह से PM 2.5 पैदा हुआ है, और वो PM 2.5 कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। जो फार्म फायर्स हैं वो 2019 में पंजाब में 46.5% से बढ़े हैं। एयर पॉल्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल हेल्थ हजार्ड बन के हमारे सामने आया है। हर साल 7 मिलियन लोगों की प्रीमेच्योर डेथ्स होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, और ये जो डेथ का नंबर है ये 3 गुना ज्यादा है उन डेथ के नंबर से जो कि कोविड-19 की वजह से हो रही हैं। 2020 में जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ तब पर्टिकुलेट पॉल्यूशन की तरफ भी लोगों का ध्यान गया, क्योंकि अगर पर्टिकुलेट पॉल्यूशन आपको होता है तो कहीं ना कहीं वो जो पर्टिकुलेट पार्टिकल्स हैं वो आपको लंग्स को अफेक्ट करते हैं, आपकी लंग्स की इम्यूनिटी कम कर सकते हैं, और कोविड-19 आपके लंग्स को अटैक करता है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 की डेथ्स उन लोगों में बहुत ज्यादा थी जिनको पर्टिकुलेट मैटर की पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ हैजार्ड्स थे। ओके, आगे बात की जाए पर्टिकुलेट मैटर होता क्या है, तो इट इज द सम ऑफ ऑल सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, मेनी ऑफ विच आर हजार्डस। ये सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो काफी हजार्डस होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पार्टिकल्स हैं। डस्ट, पॉलन, सूट, स्मोक, लिक्विड ड्रॉपलेट्स ये सब पाए जाते हैं। ये साइज में, कंपोजिशन में, ओरिजिन में, सब में अलग अलग होते हैं। जो एयर में पॉलिटिकल्स हैं वो या तो डायरेक्टली एमिट किए गए हैं, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली बने हैं। डायरेक्टली एमिट कैसे किए गए? जब फ्यूल बर्न होता है, चाहे आप लकड़ी बर्न कर रहे हो, चाहे आपके गाड़ी में से पॉल्यूशन निकल रहा हो, तो उससे भी आपके PM 2.5 और PM 10 जैसे आपके पर्टिकुलर मैटर है वो निकलते, इनडायरेक्टली बदलते हैं। तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स, तो भाई पावर प्लांट से जो धुआं एमिट होता है वो धुआं धीरे धीरे अपने आप को पर्टिकुलेट मैटर में बदल लेता है, या पर्टिकुलेट मैटर नीचे सब सेटल डाउन हो जाता है, तो वो पॉल्यूशन कॉज करता है एटमॉस्फेयर में। PM 2.5, PM 10 के बारे में डिटेल्ड वीडियोस में पहले बना चुका हूं। पर्टिकुलेट मैटर या PM 2.5, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट को रेफर करिए, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। PM 10 होता क्या है? ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से कम है। इसमें फाइन डस्ट और अल्ट्रा फाइन डस्ट भी आ जाती है। PM 2.5 क्या है? ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका एवरेज डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। ये हमारे लंग्स में डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में घुस सकते हैं। और PM 0.1 तो फाइन डस्ट से भी छोटे हैं, ठीक है ना भाई, ये और ज्यादा खतरनाक है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन में आपको ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है साइक्लोन लैंडफॉल, वेब बेस्ड टूल फॉर फोरकास्टिंग एक्सपेक्टेड डैमेज। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोलैबोरेट किया इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ और डेवलप किया है एक वेब बेस्ड डायनामिक कंपोजिट रिस्क एनालिसिस, वेब DCRA, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS टूल, जिसका काम क्या है? फोरकास्टिंग द एक्सपेक्टेड डैमेज associated with land falling cyclones over the coastal districts in the country।
मतलब कि जो एक्सपेक्टेड डैमेज इन साइक्लोन्स की वजह से होता है, इसको फोरकास्ट होना। जब ये साइक्लोन जमीन पे आते हैं और हमारी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में तबाही मचाते हैं, तो इन साइक्लोन्स की वजह से कितना नुकसान होता है, इस चीज को फोरकास्ट करेगा एनडीएमए आईएमडी के साथ मिलके थ्रू वेब डीसीआरए एंड डीएसएस टूल। ठीक है, इससे डिजास्टर मैनेजमेंट्स को मदद मिलेगी कि वो बेटर असेसमेंट कर सके कि कौन से इलाके वल्नरेबल हैं और कौन से इलाके में मिटिगेशन एक्शन प्लान्स की प्रोएक्टिवली हमको जरूरत है। और ये सब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि साइक्लोन रिस्क को एड्रेस करता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? टू अंडरटेक सुटेबल स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स इन कोस्टल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब आपको स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लेने हैं, आपको नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लेने हैं, ताकि आप साइक्लोन के इफेक्ट्स को कोस्टल स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में कम कर सको। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, और ये जब काम करता है तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। ऑब्वियस सी बात है, आप काम तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर कर रहे हो, तो अगर आपको डिजास्टर को रोकना है तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ 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 स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट ने 13 साइक्लोन प्रोन स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया है, यूनियन टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया है, जहां पे अलग अलग लेवल की वल्नरेबिलिटी पाई गई है। उसके अलावा एक और डिवाइस डेवलप की गई है जेमिनी नाम की। इसको डेवलप किया है इनक्वेस्ट ने। आपसे एक क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो इनक्वेस्ट नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या है। हो सके तो बिना गूगल देखे बताओ, गूगल देखे तो कोई भी बता सकता है। इनक्वेस्ट ने एक डिवाइस डेवलप किया जेमिनी नाम का, जिसको बोलते हैं गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये एक सिंपल हाथ में पकड़ने वाला डिवाइस है, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है थ्रू गगन सैटेलाइट। ठीक है भाई, और ये इंफॉर्मेशन लोगों के मोबाइल हैंडसेट में भी जा सकती है, लोगों को रियल टाइम में इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मिल सकती है। फिर आगे बात की जाए, अगर आप साइक्लोन के अकरेंस के बारे में बात करो, तो साइक्लोन की अकरेंस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए साइक्लोन की अकरेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में वो स्टेट्स आते हैं जो कि हाईली वल्नरेबल है टू साइक्लोन्स, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स। यहाँ पे साइक्लोन की अकरेंस ज्यादा है। जब भी साइक्लोन आता है, इन स्टेट्स को खासा नुकसान होता है। दूसरी कैटेगरी 2 है वो स्टेट्स जहां पे साइक्लोन्स आते हैं बट नुकसान कंपैरेटिवली कम है। ये है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो भाई कहीं ना कहीं साइक्लोन की इफेक्ट के हिसाब से और साइक्लोन कितना खतरा पहुंचाते हैं किसी पर्टिकुलर इलाके को, इसके बेसिस पे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर चौथी न्यूज, इंडिया के आर्म स्पोर्ट्स इंपोर्ट्स, मतलब हम लोग जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स और आर्म्स को इंपोर्ट करते हैं, 33% से घट गया है। ये बोला है सिप्री की एक रिपोर्ट ने। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री ने ऐसा बोला है कि 2011-15 के रिस्पेक्ट में, 2011 से 15 के रिस्पेक्ट में, अगर आप 2016 से 20 के डाटा कंपेयर करते हो, तो 2016-20 में व्हेन कंपेयर टू 2011-15 आर्म के इंपोर्ट 33% से घटे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश ने ऐसे बहुत से मेजर्स लिए हैं जिससे इंडिया की जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड मिलिट्री हार्डवेयर पे, वो कम हो रही है। The report on international arm transfers attributed the drop in India's arm imports mainly to an attempt to reduce its dependence on Russian arms and complex procurement processes. इंडिया का एक कैलिब्रेटेड यहाँ पे आप कह सकते हो पॉलिसी रिस्पांस है कि भैया इंडिया कैसे ना कैसे करके रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है आर्म इंपोर्ट्स को लेकर, उसको कम करना चाहता है। और इसके चलते 2016-20 में 2011-15 के रिस्पेक्ट में हमारे आर्म इंपोर्ट्स 33% घटे हैं। रशिया से भी तो आर्म इंपोर्ट्स घटे हैं और यूएस से भी आर्म इंपोर्ट्स घटे हैं। यूएस से भी हमने 46% आर्म इंपोर्ट्स करने कम किए हैं। अगर आप 2016-20 के टाइम पीरियड में देखो, तो सबसे ज्यादा हमने आर्म्स किससे खरीदे? रशिया से खरीदे। 49% इंडिया के इंपोर्ट्स रशिया से थे, 18% फ्रांस से थे, 13% इजराइल से थे। अगर आर्म एक्सपोर्ट्स की बात करो, तो क्या हम लोग मिलिट्री हार्डवेयर बेचते भी हैं? बिल्कुल बेचते हैं। इंडिया 0.2% ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर भेजता है ग्लोबल पाई का। हम लोग दुनिया के 24वें नंबर के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं आर्म्स के। 2011-15 के रिस्पेक्ट में अगर आप 2016-20 को कंपेयर करो, तो 2016-20 में हमने 228% आर्म्स ज्यादा एक्सपोर्ट किए वन कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ 2011-15। वो कंट्रीज जहां पे हम अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उनका नाम है म्यांमार, श्रीलंका, मॉरिशस। इसी प्रकार की कंट्रीज हमसे आर्म्स लेंगी भाई। अब ये आपका फ्रांस और इंग्लैंड और यूएसए जैसी कंट्रीज तो नहीं लेंगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट,
सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक न्यूज आ रही, नॉमिनेटेड एमपी लूजेस राज्यसभा मेंबरशिप। नॉमिनेटेड एमपी स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से रिटायर कर दिया। चूंकि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली थी तो इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। आपको पता है कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट होते हो तो आपके पास 6 महीने का टाइम होता है, आप 6 महीने के अंदर अंदर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। अगर 6 महीने बीत गए फिर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। राज्यसभा 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टू द पोस्ट। ठीक है भाई, ये नंबर्स कौन कौन से फील्ड के होते हैं, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस के फील्ड के होते हैं। प्रेसिडेंट इन इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपने हिसाब से किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर सकता है। सेंटर जिसका नाम प्रेसिडेंट को देगा, यानी कि यूनियन कैबिनेट जिसका नाम प्रेसिडेंट को देगी, प्रेसिडेंट उसी को नॉमिनेट करेगा। एक बार एक मेंबर नॉमिनेट होकर राज्यसभा का मेंबर बन गया, उसके पास वही राइट्स और प्रिविलेजेस हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स के पास होते हैं। बस प्रेसिडेंट के चुनाव में ये राज्यसभा का एमपी वोट नहीं डाल सकता, लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात होती है ना, तब ये राज्यसभा का एमपी वोट डालता है। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये 12 मेंबर जो कि अभी राज्यसभा के मेंबर्स हैं नॉमिनेशन के बेसिस पे, इसमें से 8 लोग बीजेपी को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी, दास गुप्ता साहब के साथ, ये ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके थे और अपने राज्यसभा में 6 महीने होने के बाद इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, तो ऑब्वियस सी बात है इनको उस पोस्ट से हटाया जा सकता था, इसलिए इन्होंने राज्यसभा की सीट से रिजाइन कर दिया अपने टेन्योर के खत्म होने के 1 साल पहले। राज्यसभा के एमपी का टेन्योर कितना होता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर फंक्शनिंग में आपको पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर न्यूज है सुप्रीम कोर्ट सजेशन ऑन सेविंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ सजेशंस दिए हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्स को बचाने के लिए। एक्चुअली में होता यह है कि गुजरात और राजस्थान के इलाकों में जब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्स मतलब उड़ रहे होते हैं तो ये पावर लाइन से टकरा के नीचे गिर के मर जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटिस निग्रीसेप्स। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल बॉडी है, लॉन्ग बेयर लेग्स है, कुछ ऑस्ट्रिच टाइप की इसकी अपीयरेंस है। ये आपको बर्ड दिख रहा है, हालांकि ऑस्ट्रिच जितना बड़ा नहीं होता, ऑस्ट्रिच बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इनमें से जो हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है वो है कोरी बस्टर्ड, जिसको आप बोलते हो ग्रेट बस्टर्ड ऑफ साउदर्न अफ्रीका। एक समय पे ये जो बर्ड था वो बहुत कॉमन थी इन द ड्राई प्लेन्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। 2011 तक इनका नंबर 250 पे आ गया, 2018 तक 150 पे आ गया। अभी के लिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है, इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो कम हो रहा है गुजरात और राजस्थान के इलाके में। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच मिली जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस बोबड़े साहब। उन्होंने ये बोला केंद्र सरकार को कि भाई आप इस बात को एग्जामिन करिए कि जो ओवरहेड पावर लाइंस हैं क्या इनको अंडरग्राउंड केबल लाइन से बदला जा सकता है। क्योंकि इन ओवरहेड पावर लाइंस के साथ ये ग्रेट बस्टर्स टकरा के मर रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि आप इन पावर लाइंस को अंडरग्राउंड कर दो। दुनिया की वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार की पावर लाइंस अंडरग्राउंड होती ही हैं, तो कम से कम ये हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स गिर के मरेंगे नहीं। तो यहां पे कोर्ट ने यह भी बोला कि जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म डिवाइस करने की बात की जा रही है कि आप फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स लगा दो। फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स लगा दोगे तो उस पाथ से ये बर्ड्स बहेंगी नहीं। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इन बर्ड्स के बहने का जो पाथ है वो इतना ज्यादा हैफाजर्ड, इतना ज्यादा एरेटिक है ना, और इतना ज्यादा वाइड है कि भाई फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स को लगा पाना मुश्किल है। तो अगर आप फ्लाइट बर्ड डाइवर्टर्स लगाओगे तो लॉन्ग टर्म में इतने ज्यादा आपको लगाने पड़ जाएंगे कि ओवरऑल मैकेनिज्म कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। इससे बेटर तो ये है कि आप ओवरहेड लाइंस को अंडरग्राउंड लाइंस में, केबल्स में बदल दो। ये बात यहां पे बोली जा रही है। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यहां पे साफ साफ बोला पावर मिनिस्ट्री को कि केवल लो वोल्टेज लाइंस को अंडरग्राउंड किया जा सकता है, हाई वोल्टेज लाइन को अंडरग्राउंड नहीं किया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी में चीज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड।